स्वतंत्रता का मतलब आसमान मोड़ते उस पक्षी से पूछिएगा जिसने कभी पिंजरे की कैद झेली हो। 14 अगस्त 1947 की रात को क्या हुआ था? 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया था आजादी का दिन? एक आदमी ऐसा था जिसने सारा का सारा गेम पलट कर रख दिया। वो कौन था वो आदमी? मंगल पांडे बात कैसे जानता था कि इस पर गौ मांस लगा हुआ, जबकि मंगल पांडे एक ब्राह्मण था। 1939 के दौर में मोहम्मद अली जिन्ना इस बात पर क्यों अड़ गया कि भैया अब इस देश के दो ही टुकड़े होंगे, एक शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। इसके लिए जो इज्जत है वो तुम्हारे दिल में पूरी होनी चाहिए। पंद्रह अगस्त 1947 से लेकर आज 2022 तक क्या वाकई स्वतंत्रता के मायने वही हैं जो उस समय रहे होंगे? जैसी स्वतंत्रता आज आप फील करते हैं, क्या 1947 के लोगों ने भी ऐसी स्वतंत्रता फील की होगी? सही मायने में स्वतंत्रता का मतलब आसमान मोड़ते उस पक्षी से पूछिएगा जिसने कभी पिंजरे की कैद झेली हो, जिसका जन्म खुले आसमान के नीचे हुआ, जिसने कभी पिंजरे की कैद झेली नहीं है। उसके लिए स्वतंत्रता के मतलब, उसके मायने, उसका अर्थ बताने थोड़े कठिन होंगे। सही मायने में भारतवर्ष में आज स्वतंत्रता का मतलब, आज 15 अगस्त है तो एक हॉलीडे बनकर रह गया है कि भाई छुट्टी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सुबह से शाम तक अभी तक मेरे पास बहुत सारे कॉल आ चुके हैं और वो यही पूछ रहे हैं, मैं सारे मेरे मित्र, कि भैया आज भी पढ़ा रहे हो, आज भी क्लास लगा रखी है, आज तो छुट्टी होती है। देयर वर्ड्स आर लाइक दिस, आज तो छुट्टी होती है। देखिएगा, सरकारी महकमों में जब भी कोई छुट्टी दी जाती है आपको, तो उस छुट्टी का यह मतलब नहीं होता है कि आप घूमने जाइएगा। देखो, मैं घूमने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, घूमना एक अच्छी बात होती है। जो लोग थोड़ा काम करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं और एक वर्क प्लेस चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा एनवायरनमेंट, तो घूमना एक अच्छी बात होती है। एंटरटेनमेंट किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद होता है। लेकिन सही मायने में सरकारी छुट्टियां तुम्हें इसलिए दी जाती हैं कि जो घटना उस दिन हुई थी, सही मायने में उन किस्सों को दोहराना है, उसको याद करना, आज़ादी के लोगों को अपने जहन में उतारना कि कैसे हमें ये आज़ादी मिली थी। लेकिन आप एक बात को समझिएगा, आपके मम्मी पापा ने आपको 500 रुपये दिए, 1000 दिए, 5000 रुपये दिए, आपको दिए और आपने मार्केट में जाकर अपने दोस्तों के साथ खर्च कर दिए। ध्यान समझना, आपको खुशी होगी, एक मेमोरी बन जाएगी। आपने 5000 रुपये खुद से कमाए और फिर अपने दोस्तों के साथ जाके खर्च कर दिए। दोनों की खुशी में एक अलग ही महत्व होगा, एक अलग वेरिएशन होगा। दोनों की खुशी का एक अलग तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि एक आपने कमाए थे, उससे खुशी हासिल की, एक आपने कमाए नहीं थे, आपको मिल गए थे ऐसे ही, और एक उससे खुशी हासिल की, तो दोनों खुशियों में अलग फर्क आएगा। तो ऐसे ही 1947 के लोगों ने वह स्वतंत्रता कमाई थी, तो उन्हें कोई एक खुशी का एहसास अलग होगा, और हमने कमाई नहीं है, हमें तो एज इट इज़ मिल गई है, विरासत में मिली है। तो हमें उस स्वतंत्रता के मायने बताने थोड़े मुश्किल हो जाएंगे और उस खुशी को भी एहसास करने का थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि थोड़ा सा समय निकालिएगा और कम से कम, देखो, जिसको नहीं है, जिसको घूमने में इंटरेस्ट है, मैं मना नहीं कर रहा, जाके घूमिएगा आराम से। लेकिन जिन्होंने एजुकेशन का चोला पहन रखा है, जो जानते हैं कि शिक्षा की ताकत क्या होती है, जिनके लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, वो जाने कि 15 अगस्त के दिन क्या हुआ था, 14 अगस्त 1947 की रात को क्या हुआ था, 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया था आज़ादी का दिन। रात को 12 बजे शंखनाद हुआ था और ये घोषित कर दिया गया था कि अब तुम आज़ाद भारत का हिस्सा हो। तो क्यों 15 अगस्त को ही चुना गया? कोई और दिन भी तो चुन सकते थे। क्या ये कोइंसिडेंटली हो रहा था या कोई पहले से सोच रखा था कि 15 अगस्त को ही बनाएंगे आज़ादी का दिन? 15 अगस्त के भी कम से कम 13 दिन बीत गए थे और ब्रिटिश सरकार की सेना की टुकड़ियां अभी भी भारत में रहती थी। 13 दिन बाद मुंबई तट से जॉर्ज पंचम भी था, सेना की आखिरी टुकड़ी ब्रिटिश सरकार की विदाई ले रही थी। तब भारतीय सरकार ने और भारतीय सेना ने शंख बजाकर, बैंड बाजे बजाकर उनकी विनम्रता के साथ तालियों से उनकी विदाई की। अगर इतनी अच्छी विदाई करनी थी तो हमारे इतिहासकारों ने ये क्यों कहा कि अंग्रेज़ बहुत बुरे थे, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक नहीं किया, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते थे, बहुत बुरी तरीके से हमें रखते थे। तो फिर इतनी अच्छी विदाई देने की क्या जरूरत थी? और अगर वाकई अंग्रेज इतने बुरे थे तो क्यों भारत के संविधान 348 में ऐसा लिखा है कि इस देश की सबसे बड़ी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आधिकारिक भाषा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होगी, हिंदी का कोई स्कोप नहीं है। अगर कोई भी कागजी कार्रवाई होगी तो सिर्फ इंग्लिश में होगी। अगर आप अपनी भाषा में कार्रवाई करवाना चाहते हैं तो या तो राज्यपाल से या राष्ट्रपति से, उसके खंड दूसरे में ये वाली बात लिखी हुई है कि आप पूर्व सहमति लीजिएगा, तब जाकर आपकी भाषा में कार्रवाई करवाई जा सकती है। क्यों जुडिशरी का सबसे बड़ा एग्जाम HJS, हायर जुडिशियल सर्विसेज, उसमें सारा का सारा एग्जाम इंग्लिश में आता
आता है, कोई हिंदी का स्कोप नहीं, 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और आपको एक एग्जाम देना होगा जो सिर्फ इंग्लिश में आता है। 1857 से लेकर 1947 के बीच में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आया जिसके सारा का सारा गेम पलट गया और ये तय हो गया कि अब भारत ही आजाद होगा, इसको गुलाम बनाना मुश्किल हो जाएगा। जबकि 1757 से लेकर 1857 के बीच में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आया कि जब ये तय होगा कि अब भारत गुलाम होने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। 1857 से लेकर 1947 के बीच में कोई एक टर्निंग पॉइंट, एक आदमी ऐसा था जिसने सारा का सारा गेम पलट कर रख दिया। वो कौन था वो आदमी? और 1857 में दादा भाई नौरोजी ने जब ये क्रांति फेल हो गई तो सभी राजनेताओं को बुलवाकर दावत दी अपने घर पर और कहा कि अच्छा हुआ कि हम ये क्रांति हमारी फेल हो गई, अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ और हो जाता। वो क्या हो जाता? संप्रभुता क्या होती है, इंटेग्रिटी क्या होती है, अखंड भारत की नींव रखने का जो सपना किसी ने देखा था वो क्या था? क्या जरूरत थी उस अखंड भारत को बनाने की? वैसे भी रियासतों को भी तो अलग अलग घोषित किया जा सकता है कि ये इंडिपेंडेंट है आज के बाद, अखंड भारत क्यों बनाया गया? 1857 की क्रांति के दौरान मंगल पांडे के नाम में, अभी सुबह ही किसी बच्चे ने अपनी स्पीच में कहा था कि सर मंगल पांडे को ये पता चल गया था कि कारतूसों पर जो जानवरों की चर्बी है वो लग रही है, गौ मांस, सुअर का मांस लग रहा है। मंगल पांडे ये बात कैसे जानता था कि इस पर गौ मांस लगा हुआ, जबकि मंगल पांडे एक ब्राह्मण था और उस समय के ब्राह्मण, कम से कम मंगल पांडे तो मांस नहीं खाता होगा। और जो आदमी कभी मांस नहीं खाया है उसे कैसे पता चला कि इस पर, जब वो छील रहा था कारतूसों को तो उसे कैसे पता चला इसमें मांस लगा हुआ है? अगर आपने कभी मांस नहीं खाया है, ध्यान समझना इस बात को, अगर आपने कभी मांस नहीं खाया है, कभी चिकन देखा नहीं और आपके सामने परोस दिया जाए, हाउ विल यू नो कि ये चिकन है? मैंने भगवान है या नहीं, भगवान बुद्ध की कहानी में आपको बताया था कि भगवान जब तुम्हारे सामने आते हैं तो हाउ विल यू नो कि ये भगवान है? कैसे पता करो, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये भगवान है जबकि तुमने तो कभी देखे ही नहीं है? तो उस समय मंगल पांडे बात कैसे जान गया? तो जरूर उसके पास कोई और भी था, वो अकेला तो नहीं रहा होगा। तो इतिहासकारों ने मंगल पांडे का नाम ही क्यों ऊंचा किया, किसी और का क्यों नहीं किया? जबकि मेन रेजिमेंट में मंगल पांडे मेन लीडर नहीं था, राजनेता कोई और था, मंगल पांडे तो एक अधिकारी था। तो क्या वजह रही थी, इतिहासकारों ने ऐसा क्यों किया? 1939 के दौर में मोहम्मद अली जिन्ना इस बात पर क्यों अड़ गया कि भैया अब इस देश के दो ही टुकड़े होंगे, एक मुस्लिम कंट्री बनेगी, एक हिंदू कंट्री बनेगी। मुस्लिम कंट्री जो पाकिस्तान कहलाएगी उसको सिर्फ 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया मिला और हमें भारत कंट्री को, हिंदुस्तान को उससे लगभग 4 गुने से भी ज़्यादा 32,87,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का एरिया मिल गया। और इन दोनों के बीच में भी कश्मीर घाटी आज भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। 1924 से लेकर 1931 के दौर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मृत्यु हुई। क्या वाकई वो मृत्यु टाली जा सकती थी? क्या वाकई गांधी जी के हाथ में उतनी ताकत थी कि उस मृत्यु को टाल देते? आज सुबह कोई बच्चा अपनी स्पीच में कह रहा था कि 1947 के दौर में गांधी जी के लिए एक अजीब सी नफरत पैदा हो गई और हम भी उनमें से एक हैं। हमारे जो आसपास के लोग हैं वो भी उनसे नफरत करते हैं। अगर इतनी नफरत है तो उनकी जो फोटो है वो नोटों पर क्यों आती है और नफरत बनी कैसे? क्या वजह रही होगी ऐसी ऐसी घटनाएं हुई? और ऐसे 1757 से लेकर 1947 के बीच में कितने साल हो गए? क्या वाकई 200 साल की आज़ादी थी, 190 साल की थी या 100 साल की थी? इतिहासकारों ने ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई 1757 से 1947 के बीच में जिनका इतिहास के पन्नों पर से नामोनिशान मिटा दिया गया, जिन्हें कोई नहीं जानता कि ऐसी घटनाएं भी हुई थी। क्यों हमारे सामने सच प्रस्तुत नहीं किया गया? क्यों हमारे इतिहासकार चाहते थे कि हमें ऐसा सच दिखाना है जो सही मायने में सच नहीं, फैब्रिकेटेड है, मैनिपुलेटेड है, वो सच नहीं है, कुछ और प्रस्तुत किया गया? क्यों करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने ऐसी बात क्यों छुपा ली? इन सब चीज़ों के आंसर तुम्हें पता होने चाहिए, तुम्हें जानना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह थी। उन 1947 के किस्सों को एक बार दोहराना, उन लोगों को जहन में लाना कि कौन सा वो मेन फैक्टर था, मेन लीडर था जिसने सारा का सारा गेम पलट दिया। देखिएगा, मेरी बात सुनो, जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है, जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है उसको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जो कोई पूछे तो बता दीजिएगा। और सारे काम जो समाज कर रहा है, जो इस देश के राजा ने कहा है, वो तो आपको करना ही है। देखो, समाज में रहना है कि नहीं, तो समाज के हिसाब से चलना पड़ेगा। हम भी देखो ये सब काम कर रहे हैं, सबने बोला है, राष्ट्रगान गाया, हर चीज़ अच्छे से की है, लेकिन आपने एजुकेशन, आप जानते हैं एजुकेशन एक शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो दहाड़ो, मक्खन निकालो इसका, जितना हो सकता है इसे पियो और अपने आप को लोगों से अलग कर दो, क्योंकि ये शिक्षा हर कोई नहीं जानता है, उन किस्सों को हर कोई नहीं जानता है। यही तो इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें और लोगों से अलग कर रही है।
ये कोई खोज नहीं है, ध्यान समझना, ये कोई खोज नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले हर एक बच्चे को ये सारे सवालों के उसके जहन में हर समय दौड़ते रहें। कम से कम जब तक 75 में ना बदल जाए, जब तक तो कम से कम इसे याद करके रखो कि नहीं, तो आपको पता होने चाहिए। वरना होगा क्या, हमसे जो आगे आने वाली जनरेशन होगी और जब ये हमसे सवाल पूछेगी, तो जब हम खुद ही मूल स्वरूप नहीं जानते हैं तो हम तो यही कहेंगे भैया उससे, छुट्टी है भैया, मौज ले, तू आराम से घूम फिर, मूवी देख के आ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, फिर किसी रोज मुलाकात होगी, आराम से। इस चक्कर में कहाँ पड़ रहा कि किसने आज़ादी दिलवाई है, क्या करवाई है, जो करवाई होगी करवाने दे, तू आराम से मूवी देख के आ, छुट्टी आज, आराम से रेस्ट करेंगे। ऐसे ही कहना पड़ेगा, जब आप जानते नहीं तो ऐसे ही कहना पड़ेगा। सही मायने में आपको इन चीज़ों को अपने जहन में लाना होगा। अभी कल परसों की बात है, शायद कल शाम की बात है या परसों शाम की, कोई मुझसे कह रहा था कि भैया मोदी का झंडा नहीं फहराया है। तो मुझे ये बात सुन के इतनी हंसी आई, क्योंकि मोदी का झंडा क्या होता है बे? खुद मोदी जी से भी ये वाली बात जाके कहोगे ना कि मोदी का झंडा है, तो उन्हें भी हंसी आ जाएगी। भैया ये तिरंगा है, इस देश की शान है, इसको फहराओ या मत फहराओ, लेकिन इसके लिए जो इज्जत है वो तुम्हारे दिल में पूरी होनी चाहिए। हर एक वो चीज़ जो इसमें 3 कलर लिए गए हैं, वो क्यों लिए गए हैं? ये केसरिया कलर ही ऊपर क्यों होता है? ये वाइट वाला बीच में क्यों है? ग्रीन क्यों है? मूल कलर RBG होते हैं, जो मूल कलर है, जो स्वरूप नेचर में प्राप्त होते हैं, वो RBG रेड, ब्लू और ग्रीन होता है। जबकि इसमें उसमें से सिर्फ ग्रीन कलर लिया गया, रेड और ब्लू लिए नहीं गए। ये दोनों क्यों लिए गए? इसमें एक चक्र है बीच में, इस चक्र के अंदर 24 तीलियां होती हैं। तो क्यों होती हैं? पहली बार ये तिरंगा कहाँ फहराया गया था? किसने इसका नाम तिरंगा रखा था? क्या जरूरत थी कि इसी को ही हमने फ्लैग बनाना था? कोई तो वजह रही होगी। ये सब ये इत्तेफाक था। सही मायने में ये इत्तेफाक तो बिल्कुल भी नहीं था। ये सब सोच कर रखा हुआ था, ये घटनाएं हो रही थी और ये गवाही है इस बात की। और तुम्हारे जहन में इन सब चीज़ों के आंसर दौड़ते रहने चाहिए हमेशा। इसके लिए इज्जत पूरी अपने दिल में होनी चाहिए। ध्यान समझिएगा इस बात को। कोई भी चीज़ जब भी आप करते हैं तो उसका कारण आपको पता होना चाहिए। बस आज 15 अगस्त है, आपको इसका कारण पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों सेलिब्रेट कर रहा हूँ। क्या वाकई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है सेलिब्रेट करने की या नहीं? जिनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको तो इंटरेस्ट लेना ही है, लेकिन जो चाहते हैं कि 1947 में दौर कैसा रहा होगा, जो उस आज़ादी को फील करना चाहते हैं, गूगल करो, बुक्स में जाओ, लोगों से डिस्कशन में लेकर आओ और इनके सही जितने भी मैंने जवाब बोले हैं, सवाल बोले हैं, इनके जवाब ढूंढो, अपने स्तर से जवाब ढूंढो। मैं चाहूँ तो मैं 1757 से लेकर 1947 की हर एक घटना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में विद फैक्ट्स एंड फिगर और उनके रिजल्ट क्या रहे और क्यों हुए सब बता सकता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप एज ए होमवर्क इसको घर पे लेके जाएं और फिर करें और अपने आप से एक अपनी ओपिनियन डेवलप करें। वो ओपिनियन मेरे से अलग होगी, दूसरों से अलग होगी, आपकी एक अलग सोच बनेगी, आपके अंदर से आएगा कि मुझे इस देश की इज्जत करनी चाहिए कि नहीं, और करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, क्या वजह है इज्जत करने की, क्यों मैं इस सम्मान में अपना सिर झुकाऊं। आपको एक कारण होना चाहिए। सब झुका रहे हैं इसका मतलब नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्यों करना है, और समाज के हिसाब से भी आपको चलना होगा। क्योंकि भैया हम ग्रीगेरियस हैं, हमें लोगों के बीच में रहना है। तो जो समाज करता है, जो इस देश के राजा ने हुक्म दिया है, और इस देश का राजा, आप सौभाग्यशाली हैं कि इस देश का राजा कुछ इस प्रकार का है इस समय जिसको भारतीय संस्कृति की पहचान है, जो जानता है भारतीय संस्कृति क्या होती है। तो कम से कम इसी बहाने हर घर तिरंगा इसका नारा दिया है। कोई कम से कम जाने तो सही, 2 मिनट ही सही, अपने तिरंगे को देखो तो सही, समझो तो सही, 2 मिनट ही निकालो, कम से कम समझो तो सही। जानो इस बात को कि आज 75वीं जो वर्षगांठ है, इसी को क्यों अमृत महोत्सव कहा गया। 74 थी, 73 थी, 71 थी, 72 थी, उससे पहले भी बहुत सारी आई हैं, उनको तो इतने महत्व नहीं दिया गया था। 75 को देने की क्या जरूरत पड़ रही थी? क्या 75 को किसी और नाम से भी जानते हैं? ये सब सवाल आपके जहन में आने चाहिए और हर चीज़ का एकदम सॉलिड आंसर होना चाहिए। जब भी आपकी जनरेशन आपसे पूछे तो इतने बड़े स्तर पर उसे बताओ कि उसको भी लगे कि यार कोई तो कुछ तो बात कर बताइए, कुछ तो है ऐसा इसके पास जो मेरे पास नहीं है, मुझे भी सीखना है, मुझे जानना है कि देश की नींव कैसे रखी गई थी। क्या इन सवालों के सारे पुलिंदे तुम्हारे जहन में दौड़ने चाहिए। ध्यान समझना मेरी इस बात को। जो लोग 90 से 100 के बीच में हैं अभी आज के समय में, जिन्होंने 1947 की वो रातें देखी हैं, उस दौर को जिया है, अपनी आंखों से गवाही दी है, इन लोगों के एक्सपीरियंस एक बार लो। ये आपके घर में हो सकते हैं, बुजुर्ग आपके पड़ोस में होंगे, आपके गांव में होंगे, शहर के किसी एरिया में होंगे, आपकी रिश्तेदारी में होंगे। एक बार जाइएगा एंड पोलाइटली आस्क देम, इफ़ यू मेक देम फील इम्पोर्टेंट दे विल टेल यू एवरीथिंग। अगर आप इन्हें थोड़ा सा इंपॉर्टेंस फील कराओगे तो तुम्हें सब बताएंगे। बस एक बार शुरू कर देना है ना,
ये सब तुम्हें बताएंगे, लेकिन अब कोई पूछता ही नहीं है तो वो क्यों बताएं। एक बार पूछेगा, ध्यान समझना मेरे बच्चों, आज से 25 साल के बाद ये लोग नहीं रहेंगे हमारे बीच में, और जब आज़ादी के सवाल, आज़ादी की लड़ाइयों की वो दिन, वो हमसे ही पूछे जाएंगे। और तुम्हारे पास अगर सही जवाब नहीं होगा तो तुम्हारी जनरेशन कुछ नहीं सीख पाएगी, बस वो यही कहेगी भैया छुट्टी का दिन है आओ। बस ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा यूट्यूब पर, न्यूज़ चैनल पर देखकर इतना वो समझ जाएगा कि सुबह ही उठो, झंडा फहराओ, अरे एक ना बढ़िया मुंह धोया हुआ है ना, मुंह में से बास आ रही हो, लेकिन सेल्फी एकदम क्लियर आनी चाहिए, और लेकर व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो, और फिर दिन भर चेक करो कितनों ने देख लिया, कितनों ने हमारे पास लाइक किया, कितनों ने कमेंट कर दिए, किसी ने क्या किया, किसी ने नहीं किया, बस यही काम में लगे रहो और कुछ मत जानो। कम से कम जिन्होंने एजुकेशन को अपना हथियार बनाया हुआ है, उनकी ये मोरल ड्यूटी है कि वो जाने कि ये देश की नींव, आज़ाद देश की नींव कैसे रखी गई थी, सारे सवालों के पुलिंदे उनके दिमाग में होने चाहिए। इन चीज़ों को आप जानें और समझने की कोशिश करें।